नमस्कार दोस्तों। आज हम ओरल कैंसर के बारे में बात करेंगे। जब भी हम लोग ब्रश करते हैं यूजुअली हम अपने सिर्फ दांत क्लीन करते हैं और हम अपने गम्स पे, चीक्स पे, इन चीज़ों पे कभी भी ध्यान नहीं देते हैं। ब्रश करना एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है जब आप ओरल कैंसर के बहुत ही अर्ली साइंस को डिटेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं और खुद ही समझ सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। मगर आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये समझने की ज़रूरत है कि ओरल कैंसर इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट स्प्रेड कैंसर है, सबसे ज़्यादा फैलने वाला, सबसे ज़्यादा कॉमन कैंसर है जो इंडिया में पाया जाता है। इसका जो मेजर कॉज है वो टोबैको आ जाता है। जो लोग खैनी या फिर कुछ उस टाइप की चीज़ें लेते हैं कार्सिनोजिक, ये सबसे बड़ा फैक्टर आ जाता है हमारा ओरल कैंसर के। वर्ल्ड वाइड भी ये काफ़ी कॉमन कैंसर है और ये इतनी तेज़ी से फैलता है क्योंकि हमारे मुंह के अंदर बहुत ज़्यादा वेसल्स होती हैं, यानी कि लिम्फ नोड भी इजीली एक्सेसिबल होते हैं और बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल्स यहाँ पे आके ओपन होते हैं। तो एक बार अगर ये कैंसर फैलना शुरू हो जाता है तो ये बहुत तेज़ी से फैलता है, थ्रोट, नेक और धीरे धीरे पूरी बॉडी में फैल जाता है। इसका अर्ली डायग्नोसिस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो एक इंसान की ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी को काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है अगर एक कैंसर जल्दी डायग्नोज हो जाए तो दोस्तों सबसे बड़ा क्वेश्चन आ जाता है कि माउथ कैंसर कहाँ-कहाँ पे शुरू हो सकता है? यानी कि हम अगर इसके अर्ली साइंस देख रहे हैं तो हमें कहाँ-कहाँ पे इसको चेक करना है। तो इसके सबसे कॉमन जो साइट्स आ जाती हैं वो आ जाती है आपके लिप्स, आपकी टंग, टंग के नीचे का हिस्सा, यानी कि जब आप टंग को उठाएँगे उसके नीचे का जो आपका हार्ड सरफेस आ जाती है वहाँ पे। आपके चीक्स, चीक्स वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एरियाज़ है जो इग्नोर कर देते हैं लोग क्योंकि इनसाइड ऑफ द चीक्स को हम चेक नहीं करते हैं। और दूसरा है आपके रूफ ऑफ द माउथ, यानी कि बिल्कुल जो आपका ऊपर का हिस्सा है वहाँ पे। इसके साथ-साथ आपको अपने गम्स भी चेक करने चाहिए हैं क्योंकि ये मेन एरियाज़ आ जाते हैं सारे जहाँ पे आपका ओरल कैंसर स्टार्ट हो सकता है। ओरल कैंसर जो होता है वो 90% ऑफ द केसेस स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा के होते हैं और अगर ये टाइम पे डिटेक्ट कर लिए जाएँ तो काफ़ी ईज़िली ट्रीटेबल होते हैं। इसमें हम सर्जरी भी करवा सकते हैं अगर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो, पर जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये ब्लड स्ट्रीम के थ्रू स्प्रेड हो जाए। यानी कि अगर आप अर्ली साइंस को इग्नोर करेंगे, अगर आप अर्ली साइंस पे ध्यान नहीं देंगे, तो कुछ ही महीनों के अंदर ये स्प्रेड हो जाएगा और स्प्रेड होने के बाद इसका ट्रीटमेंट काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो दोस्तों अब क्वेश्चन आ जाता है कि अर्ली साइंस है क्या? यानी कि अब हम अपना ध्यान से देख रहे हैं ब्रश करते हुए, हम अपने गम्स भी चेक कर रहे हैं, बाकी सब कुछ भी कर रहे हैं, तो हमें क्या चीज़ें चेक करनी है? इसके अंदर जो सबसे मेजर साइन सिम्पटम्स आ जाते हैं, वो आ जाते हैं अल्सर के। यानी कि आपको अपने मुँह के अंदर कोई घाव दिख रहा है कि कोई घाव हो रखा है और वो हील नहीं हो रहा। अगर ये कुछ हफ्तों तक हील नहीं होता है, अगर आपको लगता है कि 5-6 दिन हो गए अभी तक ये हील नहीं हुआ है, तो आपको इसका चेकअप ज़रूर करवाना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई बहुत ज़्यादा रेड पैच बन गया है या व्हाइट पैच बन गया है, तो ये भी डेंजरस हो सकता है, आपको इसको चेकआउट ज़रूर करवाना चाहिए। इसके अलावा जो एक बहुत कॉमन सिम्पटम होता है, वो होता है अनएक्सप्लेन्ड ब्लीडिंग का। यानी कि आपको कोई चोट नहीं लगी है, आपके अंदर कोई ऐसा कट नहीं लगा है, पर एकदम से ब्लीडिंग होने लग गई है। गम्स में से बार-बार ब्लीडिंग हो रही है। तो ये चीज़ भी आपको चेक करवा लेनी चाहिए, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। और लास्ट जो सबसे कॉमन सिम्पटम हमें देखने को मिलता है, वो है कि डिफ़िकल्टी हो जाती है थोड़ी स्वॉलिंग में। यानी कि खाना निगलने में या पानी निगलने में डिफ़िकल्टी हो रही है क्योंकि वहाँ पे ब्लॉकेज बन गई है। तो ये चीज़ भी हमें इग्नोर नहीं करनी है, ये सारे साइन्स एंड सिम्पटम हमें डॉक्टर को जाके इमीडिएटली बताने हैं। अब इसमें एक चीज़ आ जाती है कि ये सारी चीज़ें हो क्यों रही है? इसमें मेजर कॉज़ेज़ क्या हैं हमारे, जिसकी वजह से हमारा ओरल कैंसर स्प्रेड हो रहा है? तो इसमें हमारा सबसे कॉमन कॉज़ तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि टोबैको आ जाता है, गुटखा आ जाता है। मगर जो लोग अल्कोहल पीते हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होता है। एक तो जब आप कोई गुटखा या टोबैको खा रहे हैं, तो डायरेक्टली आप जो कार्सिनोजन है, उसको डायरेक्ट सेल के कॉन्टैक्ट में ला रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस चीज़ है। अगर आप उसी के साथ अल्कोहल भी ले रहे हैं, तो अल्कोहल उसको केमिकल्स को और ज़्यादा ईज़िली डिसॉल्व होने में हेल्प करता है आपके सेल्स के अंदर। यानी कि आपको काफ़ी ज़्यादा हाई डोज़ ऑफ कार्सिनोजन मिलेगा और काफ़ी ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएँगे कि आपको कैंसर होगा। इसके अलावा HPV-16 ह्यूमन पैपिलोमा वायरस भी एक कॉज़ आ जाता है, जो कि काफ़ी मेजर कॉज़ हो चुका है आजकल कैंसर का। तो ये सारी चीज़ें हमें जो है थोड़ा ध्यान रखनी है, ख़ास करके हम बाहर से फैक्टर और इंड्यूस ना करें।
ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा कॉजेज़ होते हैं जिनकी वजह से हमारे सेल्स में म्यूटेशन होती है, जैसे कि पोल्यूशन हो गया या फिर आपके नॉन स्टिक जो कोटिंग होती है उसकी वजह से। तो हमें एटलीस्ट टोबैको, अल्कोहल इन चीज़ों से दूर रहना है क्योंकि ये और ज़्यादा कार्सिनोजेंस को बढ़ा देंगे। अब हम देख लेते हैं दोस्तों कि सबसे ज़्यादा कॉमन ट्रीटमेंट ऑप्शंस हमारे पास क्या है। अगर हम कन्वेंशनल ट्रीटमेंट में देखते हैं तो हमारे पास वही स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल आ जाता है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो आपका इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है वो आ जाता है सर्जरी। अगर अर्ली स्टेजेस में ओरल कैंसर डायग्नोज हो जाए तो सर्जरी वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है जो कि कंप्लीटली इसको रिमूव करने में हेल्प करती है। और अगर हम थोड़ा अपना ध्यान रखें तो रिकरेंस भी नहीं होगी। सर्जरी भी बहुत ज़्यादा इन्वेजिव नहीं होती है। ज़्यादातर पेशेंट का ये डर रहता है कि अगर हम सर्जरी करवाएंगे तो हमारी जीभ ज़्यादा काट देंगे या हमारी जॉ जो है वो ख़राब हो जाएगी, हमारे गम्स पे ज़्यादा हो जाएगा। अगर अर्ली स्टेजेस में डिटेक्ट हो जाए तो ये बहुत ही माइनर सर्जरी होती है, बहुत ज़्यादा इन्वेजिव नहीं होती है, काफ़ी ईजिली ये सर्जरी परफॉर्म करी जा सकती है, बहुत माइनर कट्स के साथ। मगर एक बार ये स्प्रेड हो जाए तो थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो जाती है, कई बारी मेजर सर्जरी करवानी पड़ जाती है जिसमें आपको उतना घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि रिकंस्ट्रक्शन भी आजकल काफ़ी ज़्यादा बेटर हो गई है। यानी कि रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी करके काफ़ी इंसान की स्पीच को और खाने की एबिलिटी को प्रिज़र्व करा जा सकता है। और वैसे भी मेरा मानना यही है कि अगर सर्जरी पॉसिबल है तो आप ज़रूर करवाएँ, क्योंकि आप हाँ, थोड़ी-सी डिफ़िकल्टी ज़रूर आएगी आपको खाने में या किसी चीज़ में, मगर अगर कैंसर स्प्रेड हो गया तो ज़िंदगी ही नहीं बच पाएगी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आ जाता है वो हमारी कीमोथेरेपी आ जाती है, जो रेडियोथेरेपी के साथ भी दी जाती है। तो इसमें हमारी कीमोथेरेपी के अंदर हम जनरल कीमोथेरेपीज़ देते हैं जो उस सेल्स को ख़त्म करती है, पर इसके थोड़े से साइड इफ़ेक्ट ज़रूर आपको देखने को मिलेंगे। रेडियोथेरेपी के साथ कंबाइन करके हम कैंसर्स को श्रिंक कर सकते हैं, श्रिंक करने के बाद सर्जरी कर सकते हैं या फिर उसको कंप्लीटली ख़त्म भी किया जा सकता है, अगर कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी आपको सूट करे तो। इसके बाद हमारी ऑब्वियसली टारगेटेड थेरेपीज़ आ जाती हैं जो कि एक बहुत ही एडवांस चीज़ हो जाती है जिसमें हम जेनेटिक म्यूटेशंस को देखते हैं और स्पेसिफिक म्यूटेशंस को ही टारगेट करते हैं। यानी कि आपकी कोई भी जेनेटिक या फिर कोई नॉर्मल म्यूटेशन है तो म्यूटेशन को देखा जाएगा, उसका टेस्ट किया जाएगा, मार्कर टेस्ट, उसको टारगेट करके हम कैंसर सेल को ख़त्म कर सकते हैं। और इसके अलावा इम्यूनोथेरेपी भी यूज़ होती है जिसमें इम्यून सेल्स को बूस्ट करके आपके बॉडी ही आपके कैंसर सेल्स के अगेंस्ट लड़ती है। आयुर्वेद में भी इसके काफ़ी ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, क्योंकि आपका ओरल कैंसर है इसलिए काफ़ी ईज़िली मेडिसिन दी जा सकती है, जिसके अंदर मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि जैसे कैंसरटेम भी है, ऑन्कोटेम है, इम्यूनोटोन है, ये मेडिसिन काफ़ी इफ़ेक्टिव रहती है। स्पेशली इम्यूनोटोन अर्ली केसेज़ में अच्छी रहती है और ख़ास करके जो लोग बहुत ज़्यादा टोबैको यूज़ करते हैं, वो हाई रिस्क कैटेगरी में आ जाते हैं, उनके लिए इम्यूनोटोन जैसी मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब करी जा सकती है। मगर इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप किसी डॉक्टर से मिलके ही इसको मेडिसिन को लें, अपने आप सेल्फ प्रिस्क्राइब ना करें, चाहे कोई भी मेडिकेशन है। ये एक बड़ा कॉमन मिथ हो जाता है कि अगर आयुर्वेदिक मेडिकेशन है तो हम खुद अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको मेडिसिन जो है डॉक्टर के पास जाके ही लेनी है, वही आपको सही मेडिसिन और सही डोज़ में आपको दे पाएँगे। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इसके प्रोग्नोसिस के बारे में और हम क्या चीज़ें कर सकते हैं कि हम इसको अर्ली डिटेक्ट करें। प्रोग्नोसिस में इसका प्रोग्नोसिस वन ऑफ द बेस्ट रहता है अगर अर्ली डायग्नोसिस हो जाए तो। यानी कि अगर आपका टाइम पे डायग्नोज हो रहा है तो 80 टू 90% पेशेंट जो होते हैं उनका 5 ईयर सर्वाइवल रेट होता है, और अगर वो रिकरेंस का भी ध्यान रखें तो ये और भी ज़्यादा आगे एक्सटेंड हो जाता है। यहाँ पे अगर कैंसर स्प्रेड हो जाए तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है, और जहाँ पे हम 80-90% देख रहे हैं वहाँ पे मुश्किल से 20-25% पेशेंट ही सर्वाइव कर पाते हैं 5 साल तक। तो यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि एक बहुत मेजर ड्रॉप है, जैसे ही कैंसर आपका मेटास्टेसिस हो रहा है, जैसे ही स्प्रेड हो रहा है। इसके लिए आपको क्या चीज़ें कर सकते हैं कि आप इसको अर्ली पकड़ें? तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया कि जब आप ब्रश करते हैं, उस टाइम पे आप अपना एक ओरल चेकअप कर सकते हैं। कुछ हफ्ते में कर लीजिए, ज़रूरी नहीं है कि आपको डेली करना है। हफ्ते में 1 बार या फिर महीने में 1-2 बार आप ये चीज़ कर सकते हैं। जिसके अंदर फिर से आपको अपने लिप्स चेक करने हैं, गम्स चेक करने हैं, टंग चेक करनी है, चीक्स चेक करने हैं, ऊपर पैलेट चेक करना है और टंग को उठा के जो फ्लोर है टंग का वो चेक करना है। यहाँ पे अगर आपको कोई भी सिम्पटम साइंस दिखते हैं जो मैंने आपको पहले समझाया, जैसे कि अल्सर है, ब्लीडिंग हो रही है, कोई वाइट या रेड पैचेस बन रहे हैं, तो आपको ये इमीडिएटली डॉक्टर को बताना है। वो चेक करके आपको सही ट्रीटमेंट, सही डायग्नोसिस आपको बताएंगे।
इसके अलावा जो लोग कोई जिनके रेगुलर डेंटिस्ट हैं, जो रेगुलर अपना मुँह का चेकअप करवाते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। क्योंकि आप एक प्रोफ़ेशनल डॉक्टर के पास हैं, वो इमीडिएटली आपका मुँह का जब चेकअप करेंगे या क्लीनिंग करेंगे कुछ महीनों में, तो वो भी एक बारी चेकअप करके आपको बता सकते हैं कि हाँ, ये चीज़, ये प्रॉब्लम दिख रही है। ये सुनने में थोड़ा हेक्टिक लगता है कि कौन बार-बार हर महीने 2 महीने में डॉक्टर के पास जाए, डेंटिस्ट के पास जाए, मगर ये आपकी ज़िंदगी बचा सकता है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है क्योंकि अगर ये कैंसर जल्दी पकड़ा गया, तो बहुत ईज़िली ट्रीटेबल होगा। हमें इस वीडियो से यही लेसन लेना है कि ओरल कैंसर में सबसे पहली बात तो हम किसी भी टाइप का कार्सिनोजन ना लें। हम टोबैको, अल्कोहल, जितने भी आपके टोबैको च्यूइंग वाले आते हैं, स्मोकिंग वाले आते हैं, इन सबको हम अवॉइड करें। इसके अलावा हम अपना एक रेगुलर चेकअप रखें, अपनी हेल्थ पे ध्यान रहें और जहाँ पे भी हमें लगे कि कोई सिम्पटम आ रहा है, वहाँ पे हम ज़रूर डॉक्टर से जाके मिलें। इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे फॉलो भी कर सकते हैं।